नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय में रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग। और प्रथम सर्ग में जो महाकवि कालिदास हैं वे दिलीप का वर्णन करते हुए कहते हैं, रघुवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए, व्यूढ़ो रसको वृष स्कंधा साला प्रांशुर महाभुजा आत्मकर्म क्षमम देहम छात्रो धर्म एवं आश्रितः। क्या कहते हैं कि व्यूढ़ कहते हैं विस्तृत, पुरस्कः जिसका वक्ष स्थल था, छाती जिसकी कैसी थी, विशाल थी, उसके शारीरिक वर्णन कर रहे हैं। और शारीरिक वर्णन कर रहे हैं तो व्यूढ़ो रसको कि जिसका जो और स्थल, जिसका वक्ष स्थल कैसा था, व्यूढ़ था, विशाल था, ऐसा। और फिर क्या देते हैं विद्यार्थियों, वृष स्कंध, वृष कहते हैं विद्यार्थियों बैल को, और बैल के कंधे कैसे होते हैं, अत्यंत मजबूत होते हैं। उसी प्रकार से जिसके कंधे थे वृष स्कंध कि वृषभ के समान जिसके विशाल स्कंध थे, ऐसा। और साल प्रांशु महाभुजः, और साल के वृक्ष के समान जिसकी महान भुजाएं थी, विशाल और महान भुजाएं थी, ऐसा। आत्मकर्म क्षमम देहम के आत्मकर्म क्षमम देहम के अपने कर्म के समर्थ ही जिसकी देह थी, और छात्रो धर्म वाश्रिता, और ऐसा लग रहा था कि छत्र धर्म ने ही देह धारण कर लिए, ऐसा था। क्या कहते हैं देखिए कि चौड़ी छाती वाले और बैल के समान कंधे वाले, साल वृक्ष की तरह ऊंची लंबी भुजाओं वाले दिलीप ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं क्षत्रिय धर्म ने ही अपने कर्तव्य के अनुरूप शरीर धारण कर लिया था। क्या कहते हैं जो कालिदास हैं, कालिदास उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, किसका वर्णन, राजा दिलीप के शरीर का वर्णन कर रहे हैं, उसके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। और स्वाभाविक वर्णन होता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है विद्यार्थियों, स्वभावोक्ति अलंकार। और आपको पता है इसमें अनुष्टुप छंद है। तो क्या कहते हैं, व्यूढ़ो रस को कि वो जो राजा दिलीप है उसका उरस्थल, उसका वक्ष स्थल कैसा था, व्यूढ़ था, विशाल था। और वृष स्कंधा, और उसके जो कंधे हैं वो कैसे थे, बैल के समान मजबूत थे। और साला प्रांशु महाभुजः, और साल के समान लंबी और महान भुजाओं वाला जो था। आत्मकर्म क्षमम देहम के अपने कर्म के अनुसार ही देह को छात्रो धर्म वाश्रिता, ऐसा लग रहा था मानो छात्र धर्म ने ही देह धारण कर लियो, ऐसा प्रतीत होता था उस राजा दिलीप को देख करके। उसके साथ शरीर का वर्णन किया है राजा दिलीप के का। और जो प्रथम जो राजा थे वे रघुवंश में दिलीप ही हैं, दिलीप से प्रारंभ होता है और अग्निवर्ण पे जाकर के इसका अंत हो जाता है। अब देखिए विशेष लिखेंगे आप, और जब आप इसका विशेष लिखेंगे तो आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा लिखेंगे आप, इस पद्य में स्वभावों की एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और इसके बाद आप लिख लेंगे व्याकरण टिप्पणी। और जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप उसमें देखिए पहला है एवाश्रितः,
आप लिखेंगे एव प्लस आश्रितः और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ। और इसी प्रकार से आप लिखेंगे देहम, आप लिखेंगे विद्यार्थियों देह शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। और उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों आश्रितः, आप लिखेंगे आ उपसर्ग श्री धातु और ता प्रत्यय। और उसके बाद आप लिखेंगे छात्र ब्रस स्कंध, आप लिखेंगे विद्यार्थियों ब्रस स्कंद शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या कहते हैं कि सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो अभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वीं क्रांत्वा मेरु इव आत्मना। देखिए क्या कहते हैं, जो कालिदास है उनका वर्णन करते हुए राजा दिलीप का, कि देखिए कि सर्वातिरिक्त सारेण, कि सर्वातिरिक्त सारेण का तात्पर्य होता है सबसे अधिक सार के द्वारा। सार से तात्पर्य क्या होता है, जो प्राणियों में गुण होते हैं वे गुण सबसे ज्यादा थे किसमें, राजा दिलीप में। कि सर्वातिरिक्त सारेण, कि सबसे अधिक सार के द्वारा, सर्व तेजो अभिभाविना, कि सर्व तेजो अभिभाविना, सभी के तेज को दबा देने से। तेज में भी क्या है, राजा दिलीप सबसे ज्यादा थे और गुणों में भी सबसे ज्यादा थे। तो सर्व तेजो अभिभाविना, कि सभी के तेज को दबा देने से स्थितः सर्वोन्नते न, कि जो स्थित थे सबसे ऊंचे होकर के उर्वीम पृथ्वी पर क्रांत्वा मेरुइव आत्मना, कि मेरुइव, जो मेरु पर्वत होता है, सुमेरु जो पर्वत होता है वह जैसे सबको दबा करके पृथ्वी पे सबसे ऊंचा दिखाई देता है, उसी प्रकार से अपने गुणों के द्वारा, अपने तेज के द्वारा और अपने अतिरिक्त जो गुण थे उनसे सभी को दबा करके वे राजा दिलीप पृथ्वी पर वैसे ही स्थापित थे, स्थित थे, जिस प्रकार से पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत अन्य वस्तुओं को दबा करके स्वयं को ऊंचा दिखाई देता है। तो क्या कहते हैं, देखिए कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति से तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, उसी प्रकार राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त भूमंडल को अपने अधीन कर लिया था। ऐसे थे राजा दिलीप। तो इसमें क्या बताया है कि जो राजा दिलीप हैं उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं कि सबसे अधिक गुण थे
और राजा दिलीप में इतना तेज था, जो अन्य तेजस्वी जो व्यक्ति थे उनको भी दबा रखा था। और स्थितः सर्व उन्नतेन उर्वीम क्रांत्वा कि संपूर्ण पृथ्वी पर अकेले शासन करते थे और कैसे उन्नत रूप से स्थापित थे, जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत रहता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें आपने जो अलंकार लिखा था वो कौन सा लिखा था? उत्प्रेक्षा, और इसमें है विद्यार्थियों उपमा अलंकार है। स्वभावोक्ति क्यों है? उसके स्वभाव का वर्णन चल रहा है। और उपमा इसलिए है क्योंकि सुमेरु जो पर्वत है उससे कालिदास ने दिलीप की उपमा दी गई है। और फिर देखिए वैदर्भी रीति है, अनुष्टुप छंद है, इसको हम रेखांकित कर देंगे। अब देखिए तेजो अभिभाविना, व्याकरण टिप्पणी में पहले लिखेंगे तेजो अभिभाविना, तो आप लिख देंगे तेजो प्लस अभिभाविना। और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप। इसके बाद दूसरा लिख लेंगे स्थितः, आप लिखेंगे स्पा धातु प्लस का प्रत्यय। और फिर देखिए सर्वोन्नतेन, तीसरा लिखेंगे सर्वोन्नतेन, आप लिखेंगे सर्व प्लस उन्नतेन, आप लिख देंगे विद्यार्थियों गुण संधि। और उसके बाद देखिए क्रांत्वा, आप लिखेंगे क्रम धातु प्लस त्वा प्रत्यय। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप मेरुरेवात्मना, मेरुरेवत्मना, आप लिख देंगे मेरु प्लस एवात्मना, विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि कालिदास राजा दिलीप के विषय में? आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृश आगमः, आगमय सदृश आरंभ, आरंभ सदृशोदय। क्या कहते हैं? आकार सदृश प्रज्ञा, कि जैसा उनका राजा दिलीप का आकार था वैसी उनमें विशाल बुद्धि थी, क्योंकि उनका आकार कैसा था? विशाल था, और उनकी बुद्धि भी कैसी थी विद्यार्थियों? विशाल थी। और प्रज्ञा सदृश आगमः, आगम कहते हैं विद्यार्थियों वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को, तो प्रज्ञा सदृश आगमः,
और जो वेद शास्त्र आदि का जो ज्ञान था वो भी किसके अनुसार था? जैसी उनकी विशाल बुद्धि थी वैसे ही उनमें वेद शास्त्र आदि का विशाल ज्ञान था। और आगमय सदृश आरंभ, और जो वेद शास्त्र आदि का उनको ज्ञान था उसके समान ही क्या है, वे कार्य का आरंभ करते थे। और आरंभ सदृश उदया, और जैसा उनका आरंभ होता था उदय भी उसका उसी प्रकार से होता था। अर्थात जैसा वे कार्य प्रारंभ करते थे उनके फल भी उसी प्रकार से उनको प्राप्त होते थे। देखिए क्या कहा कि राजा दिलीप का शरीर जैसा सुंदर और विशाल था वैसी ही उनकी कुशाग्र बुद्धि भी थी। जैसी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे ही वे शास्त्र अभ्यासी थे। जैसा बढ़ा चढ़ा उनका शास्त्र अभ्यास था वैसे ही उनके कार्य थे, और जैसे उनके कार्य थे वैसी ही उनकी सफलता होती थी। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों, उनके गुणों का वर्णन किया गया है जो राजा दिलीप हैं। तो क्या कहा है, आकार सदृश प्रज्ञा, और उनकी जो बुद्धि थी वो कैसी थी, आकार के समान थी। प्रज्ञा सदृश आगमः, और प्रज्ञा के समान बुद्धि के समान ही उन्हें वेद शास्त्र आदि का ज्ञान था। और आगमय सदृश आरंभ, और जैसा उनको वेद शास्त्र आदि का ज्ञान था उसके समान ही वे अपने कार्यों का प्रारंभ करते थे। और आरंभ सदृश उदया, और जिस प्रकार से वे अपने कार्यों का प्रारंभ करते थे उसका फल भी उनको उसी प्रकार से मिलता था। अब देखिए इसमें हम स्वभावोक्त अलंकार नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इस पद्य में उपमा अलंकार है, और फिर लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में हम लिखेंगे प्रज्ञया, तो आप लिखेंगे प्रज्ञा शब्द है तृतीया एकवचन। फिर देखिए दूसरा आप लिखेंगे इसमें सदृश आगमः, इसमें आप लिख देंगे सदृश प्लस आगमः, दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। और फिर देखिए सदृश उदयः, गया, आप लिखेंगे सदृश प्लस उदय, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों गुण। इसके बाद चौथा है आगमय, आप लिखेंगे आगम शब्द तृतीया बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसकी व्याकरण टिप्पणियां लिख लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब हम 5 प्रश्न लिखेंगे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है रघुवंश का आदि पुरुष कौन है? दूसरा लिखेंगे दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? तीसरा लिखेंगे
कामधेनु ने दिलीप को क्या श्राप दिया? और चौथा है विद्यार्थियों, रघुवंश में कितने सर्ग हैं? और पांचवा है राजा दिलीप के राजकुल के ऋषि कौन थे? प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।